स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्वार्टरली क्लास पर। जैसा कि हम 11वीं की केमिस्ट्री में पिछले टॉपिक में पढ़े हैं एटॉमिक हाइपोथेसिस, तो हम लोग आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है? जैसे एक ही प्रकार के एलिमेंट के कुछ समस्थानिक होते हैं। आपको बताया गया है समस्थानिक क्या होते हैं, अगर नहीं बताया गया तो इसके बाद जो क्लासेस होंगी उसमें पता चलेगा। समस्थानिक मतलब जिनके परमाणु क्रमांक समान होंगे परंतु उनके भार अलग अलग होंगे, वो समस्थानिक कहलाते हैं। तो एक प्रकार के तत्व के कई समस्थानिक हो सकते हैं, 2 या 3 सामान्य तौर पर पाए जाते हैं। तो उन समस्थानिकों का एक एवरेज मास निकाला जाता है जिसको हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू, अगर हम किसी एलिमेंट की संख्या को A1 मान लें, उसके वेट को x1, तो A1 x1 बोल सकते हैं। इसी प्रकार से किसी दूसरे एलिमेंट की संख्या को A2 मान लें और उसके वेट को x2। ऐसी कोई तीसरा एलिमेंट है, सॉरी एलिमेंट एक ही है बट उसका जो मास है वो डिफरेंट है, तो A3 इंटू x3 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3। इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम कोई एक क्वेश्चन लें, क्वेश्चन है हमारे पास, क्लोरीन के सामान्य तौर पर क्लोरीन 35 तथा क्लोरीन 37 दो समस्थानिक पाए जाते हैं। दो समस्थानिक प्रकृति में उपस्थित हैं, जो क्रमशः 3:1 में पाए जाते, तो इनका एवरेज एटॉमिक मास ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। जो हमारे पास एक क्लोरीन है 35 वाली, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम रहेगा। दूसरी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और वेट होगा 37। इनका रेशियो दिया गया है, कितना है इसके बारे में बताएगी, ये 3 है और ये 1 है। इसी वाले फॉर्मूले में आप रखोगे एवरेज एटॉमिक मास में, तो इसका मास है कितना 35 इंटू रेशियो कितना दिया गया है 3, मल्टीप्लाई कराओगे, प्लस दूसरा जो क्लोरीन है उसका कितना है 37 और रेशियो कितना है 1, इसलिए 1 का मल्टीप्लाई कराया। अब टोटल रेशियो ओवरऑल कितना हुआ 3 + 1 यानी कि 4 हुआ। 4 आप नीचे रखोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे 105 प्लस 37 अपॉन 4 और यहाँ आ गया आपका 142 अपॉन 4 यानी कि 35.5। अभी तक आप लोग समझते आ रहे हो कि क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5 होता है, बट ये कैसे होता है, ये एवरेज निकाला जाता है। प्रकृति में जो क्लोरीन है अधिकांश रूप से क्लोरीन 35 के रूप में पाया जाता है, जिसका हम रेशियो देख रहे हैं कितना है 3, यानी कि जो 37 वाला है उससे 3 गुना ज़्यादा होता है 35 वाला। उसी का हमने एवरेज निकाला तो कितना आ गया 35.5। अगर इसी तरीके से किसी दूसरे सवाल की हम बात करें तो देखो इसी का कोई दूसरा सवाल ले लें।
तो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास 35.5 दिया गया। यदि क्लोरीन 35 तथा क्लोरीन 37 3:1 में पाई जाती हैं, सॉरी ये रेशियो हम निकालेंगे, तो हम रेशियो निकालेंगे, इसका रेशियो हटा दिया हमने। तो क्लोरीन 35 तथा 37 में उनका रेशियो क्या होगा, ये निकालना है हमें। ठीक, इसके लिए सिंपल तरीका हम बताते हैं, बुक्स में ये नहीं होगा, इसके लिए हम एलिगेशन लगाएंगे। मैथ में, अर्थमेटिक्स में पढ़ा जाता है एलिगेशन। जो क्लोरीन है एक 35 वाली है और दूसरी क्लोरीन है 37 वाली। हमने एक साइड लिख लिया 35, दूसरी साइड 37 लिखा है 37। इसका जो एवरेज दिया गया है, एवरेज को आप लिखो यहाँ बीच में 35.5। इसमें इसका अंतर कितना हुआ 0.5 का, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ 1.5 का। ठीक, इन दोनों का अगर रेशियो निकालोगे, डिवाइड कर दो इसे, 1 बार गया 0.5 से, ये कितनी बार जाएगा 3 बार 0.5। तो इस तरीके से हमें रेशियो मिल गया कितना है। तो जो क्लोरीन 37 वाला है वो कितना पाया जाएगा 1। इसके कंपैरिजन में, क्लोरीन 37 के कंपैरिजन में जो 35 वाला है वो पाया जाएगा 3 गुना अधिक होता है। इस तरीके से हमने निकाल लिया। ऐसा ही दूसरा एक बोरॉन को लेकर होता है, बोरॉन के समस्थानिक को लेकर होता है, उसके बारे में फिर हम बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, बोरॉन ग्यारह 11.01 तथा 10.01 भार में उपस्थित हैं। यदि इनका एवरेज एटॉमिक मास 10.81 हो तो इनका अनुपात क्या होगा, क्या होगा। अब देखो, जो 11.01 वाला है उसे लिखोगे आप 11.01, दूसरा कितना है 10.01। अगर देखा जाए कि जो एवरेज वाला है कितना है 10.081, इसका माइनस करो, जब इसको इसमें से माइनस करोगे तो आएगा 0.80, इसको इसमें से माइनस करोगे तो आएगा 0.20, इतना आ गया। अगर इसका रेशियो आप निकालोगे 1 आएगा, इसका कितना आएगा 4, यानी कि 4:1 में पाए जाते हैं। यानी कि जो बोरॉन 10.01 वेट रखता है उसकी अबंडेंस होगी 1, उसके कंपैरिजन में 11.01 की अबंडेंस होगी 4, यानी कि इसकी तुलना में ये वाला बोरॉन अधिक पाया जाता है प्रकृति में। ठीक है, परसेंटेज भी आपसे पूछ सकती है। नीट में कई तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आपसे पूछ लिया है इसका परसेंटेज कितना होगा। परसेंटेज के लिए सिंपल सा तरीका होता है, जैसे आपके पास 10.01 वाली 1 है तो 1 अपॉन टोटल कितना हुआ 4 + 1 5। परसेंटेज के लिए कितना करोगे आप 100 का मल्टीप्लाई,
तो ये 20% हो गया। ये कितना परसेंट है? 20। जब एक 20% है तो दूसरा कितना होगा? 80%। खत्म। और 80% भी आप निकाल सकते हो कैसे? ये जो 4 है 4 रखोगे ऊपर, अपॉन टोटल कितना है 5 इंटू कितना है 100, कितना हो गया 20। 20 का मल्टीप्लाई कराओगे 4 में 80 आ जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। एटॉमिक मास यूनिट शॉर्ट में से एएमयू बोला जाता है। एएमयू है क्या है? जितना भी वेट हम कैलकुलेट करते हैं वो कार्बन 12 को बेस मानकर करते हैं। कार्बन 12 है क्या ये? इसका वेट हर जगह यूज होता है, इसी के अनुसार हम किसी दूसरे एलिमेंट का वेट निकालते हैं। तो इसके एटम का पर्टिकुलर वेट होता है और वो वेट है 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये कार्बन 12 का वेट होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई है। अब कैसे हम एएमयू निकालते हैं? तो एएमयू निकालने के लिए जो कार्बन 12 है इसका वेट होता है कितना? 12। तो इसका हम 1/12 करेंगे, 1/12। और इसका जो एक्चुअल वेट आता है मेजर करने पर वो होता है 1.9926 इंटू 10⁻⁻23। तो यहाँ आप ये रख सकते हो वैल्यू 1.9926 इंटू 10⁻⁻23। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो लगभग वैल्यू आएगी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो एक एएमयू की वैल्यू होती है कितनी? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, अब इसे आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। जो एवोगैड्रो ने एक नियम दिया था उसके अनुसार भी आप सिंपल तरीके से समझोगे। कैसे? एवोगैड्रो संख्या हमें पता होती है, कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23 ये होती है एवोगैड्रो नंबर। देखिए, अगर बात करें 1 ग्राम में एटम्स एवोगैड्रो नंबर के इक्वल हैं, बराबर हैं, तो आप इसे लिख सकते हो ऐसे 6.023 इंटू 10⁻23 इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक, इस साइड जो हमने लिखे हैं नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि इतने कार्बन के एटम का वेट 1 ग्राम है। अगर हम 1 कार्बन एटम का बात करें तो होगा 1/6.023 इंटू 10⁻23। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आई, यानी कि दोनों वैल्यू आपकी सेम आएंगी। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, कार्बन 12 को बेस मानकर और एवोगैड्रो नंबर्स को भी बेस मानकर। तो इस तरीके से आप एटॉमिक मास यूनिट को समझ सकते हो। इसके बाद हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और एक कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट। तो आप नोट कर लीजिए ये सब, और नोट करने के बाद उसे रिवाइज भी करना है, ये नहीं कि आप केवल रख दिए। ये हम इसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट है क्या? ये
ये जो मोल लिखा है इसका मतलब होता है गुच्छा, यानी कि बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ प्रेजेंट होंगे, उसी को हम बोलेंगे मोल। मोल बेसिकली एक यूनिट मानी गई है पदार्थ की। पदार्थ को आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, किस तरीके से उसमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं उनके नंबर को डिटरमाइन किया जाता है, ये सब हम पढ़ते हैं मोल में। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करें, जैसे एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर जिसे हम Na से भी डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये फिक्स्ड वैल्यू है। और ये वैल्यू आई कहाँ से है, इसके बारे में बात करें तो कार्बन 12 वेट कितना होता है इसका, एटॉमिक वेट 12 होता है, एवोगैड्रो नंबर। एक्चुअल वेट कितना होता है, एक कार्बन का वेट होता है 1.9926 इंटू 10⁻⁻23। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद Na की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23। अगर हम बात करें शब्द की, मोल शब्द सबसे पहले यूज किया था डाल्टन ने। क्या होता है मोल, इसके बाद फिर हम कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे। मोल को N से डिनोट किया जाता है, मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। दूसरा, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसके बाद एक और होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4 या 22,400, 22.4 या 22,400। एसटीपी और एनटीपी पर भी हम इसे यूज करते हैं, इस वजह से आप ये शब्द भी ध्यान रख लेना। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि जब टेम्परेचर नॉर्मल हो, प्रेशर भी नॉर्मल हो, तब हम एनटीपी वाला रूल फॉलो करेंगे, और एसटीपी में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ये लगा देते हैं। तो जब भी लीटर में दिया हो आप वैल्यू रखोगे 22.4, ml में दिया हो 22,400। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। इसके बाद एक ट्रायंगल बनाते हैं, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करना। देखो, मोल किसी भी पदार्थ को नापने का एक कॉन्सेप्ट है। मोल के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि 1 ग्राम में कितने एटम प्रेजेंट है, किसी भी तत्व के 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किसी भी तत्व में कितने न्यूट्रॉन हैं, इनका पता कर सकते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए ये एक पॉइंट रखा है, इस पॉइंट में कितने एटम हैं, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट आपको इतना पता हो कि इसमें कौन सा एलिमेंट है, इसका वेट कितना है, ये आपको बता दिया जाए तो आप मोल कॉन्सेप्ट की हेल्प से उसे कैलकुलेट करके बता दोगे। ऐसे कई न्यूमेरिकल्स हम आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप ध्यान से समझ लेना। मोल 3 तरीके के फॉर्मूले यूज करता है, जिससे हम वेट निकाल सकते हैं, इससे हम एवोगैड्रो नंबर्स या नंबर्स ऑफ एटम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में उस पदार्थ का वेट मॉलिकुलर वेट के इक्वल होता है।
जैसे हम बात करें 1 मोल CO2 का वेट कितना होगा, तो जितना इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ही इसका वेट होगा। कितने ग्राम होगा, जितना इसका मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, कार्बन का 12 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा, और कितनी ऑक्सीजन है, 2 है, 2 का मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा, 44। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जितना उसका मॉलिक्यूलर वेट है उतना ही उसका वेट होगा। और वॉल्यूम की बात करें, अगर 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम 22.4 या 22,400 होगा। ठीक, और 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। कितनी होती है एवोगैड्रो नंबर्स, 6.022 इंटू 10⁻23। इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, हिंदी में बता देता हूं। मोल बराबर भार बटे अणु भार, दूसरा होता है मोल बराबर अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या, तीसरा होता है तीसरा होता है मोल बराबर आयतन बटे 22.4 या 22,400। इसके बाद कुछ सवाल हम यूज करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे। ये जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं उसमें यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है 1.7 ग्राम अमोनिया के कितने मोल उपस्थित हैं। कितने मोल होंगे 1.7 में। तो क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने, पढ़ लिया होगा। 1.7 ग्राम NH3 अमोनिया है, उसमें कितने मोल उपस्थित हैं, ये है सवाल। तो मोल के लिए हमने अभी हाल फॉर्मूला बताया आपको, भार बटे अणु भार, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दोनों में से कोई भी आप लगा दो। इसे हिंदी में बोलते हैं भार बटे अणु भार, ये इंग्लिश में हो गया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो जैसे ही आप इस फॉर्मूला को लगाओगे, वेट कितना दिया गया आपको न्यूमेरिकल में, 1.7। एटॉमिक वेट सबका पता है आपको, नाइट्रोजन का कितना होता है 14। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 का 1 है तो 3 है, 3 हो गया, 17 हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। रख दिया आपने। n इक्वल टू कितना आएगा 0.1, ये इसमें मोल्स आ गए। इसी तरीके से इसी में अगर पूछ लिया जाए, बताइए इतने ग्राम NH3 में कितने परमाणु उपस्थित होंगे या कितने अणु उपस्थित होंगे, तो हम इस सवाल को मॉडिफाई कर रहे हैं किसी दूसरे में। देखो कितने अणु उपस्थित होंगे, अणु उपस्थित हैं। ठीक, अब ये आपको इतना तो करना ही है, उसमें इसके आगे भी कुछ कंटिन्यू करना है। क्या आपने पढ़ा है, मोल बराबर अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या। ठीक, एवोगैड्रो संख्या आपको पता है, मोल की वैल्यू आपने निकाल ली है, इसके नीचे 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो अणुओं की संख्या बराबर आ जाएगा आपका n इंटू Na। अणुओं की संख्या इक्वल टू n इंटू Na। n की वैल्यू निकाली आपने 0.1, Na की वैल्यू आपको पता है, Na की वैल्यू फिक्स्ड होती है जो हम अभी निकाले 6.022 इंटू 10⁻23। ये वैल्यू आप यहाँ रखिए, तो 6.022 इंटू 10⁻23 जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर आएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻22।
एक पावर खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। तो ये आपका आंसर है क्या, इतनी बात समझ गए। अब इसी सवाल में से एक सवाल और निकलेगा। अब इसमें क्या निकला है, अणुओं की संख्या, कितने अणु उपस्थित हैं। इसी में पूछा जाएगा कितने परमाणु उपस्थित हैं। तो देखो अणुओं की संख्या आपके पास आ गई है, कितनी है 6.022 इंटू 10⁻²2। अब पूछ रहे हैं उसमें कि परमाणुओं की संख्या कितनी है। क्वेश्चन यही है, इसमें पूछा जा रहा है कि परमाणुओं की संख्या कितनी है। एक ही न्यूमेरिकल में 3 बन गए हैं। अब देखो अणुओं की संख्या आ गई, एक अणु है NH3, इसमें परमाणु आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन के कितने हैं 3, तो टोटल कितने परमाणु हो गए 4। एक अणु 4 परमाणु को रखता है, यानी कि टोटल अणु कितने आए हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻²2। तो जो कुल अणु हैं, कुल अणुओं की संख्या कुल अणुओं की संख्या में एटोमिसिटी यानी कि परमाणुकता का मल्टीप्लाई करा देते हैं। कितने परमाणु हैं 4। तो कुल अणुओं की संख्या आई थी हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻² इंटू 4। तो 4 का आप मल्टीप्लाई कराओगे, ये वैल्यू जरूरी नहीं है आप हर बार ऐसे यूज करो, 6 ले सकते हो तो डायरेक्ट हो जाएगा 10⁻²2। इसे आप और सॉल्व करोगे तो 2.4 इंटू 10⁻23 इतने एटम प्रेजेंट होंगे 1.7 ग्राम NH3 में, ठीक है। ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसके बाद किसी दूसरे सवाल की बात करें। जैसे क्वेश्चन है 11.2 लीटर में कितने परमाणु उपस्थित हैं, ठीक, कोई भी हो सकता है। जैसे हमने कहा 11.2 लीटर H2O में कितने परमाणु उपस्थित हैं, ठीक, ये सवाल लगाते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास वॉल्यूम दिया गया है, लीटर में दिया है तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम दिया गया है, इसी के अनुसार हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। तो मोल से रिलेटेड वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एक फॉर्मूला होता है, मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। 22.4 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ लीटर में दिया गया है। तो मोल आप निकाल लीजिए, कितना है 11.2 अपॉन 22.4। तो मोल आपका आ गया है 0. ये काटोगे कितना आ गया 2, यानी कि 0.5 आएगा आपका, ठीक। ये मोल आ गया। निकालना क्या है, कितने परमाणु हैं। तो परमाणु निकालने से पहले यानी कि एटम निकालने से पहले आपको मॉलिक्यूल्स पता होने चाहिए। तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे, वही एक फॉर्मूला है जो एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड है, उसको आप यूज कीजिए। जैसे मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। मोल आपको पता है कितना है, मोल 0.5 इंटू ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 3.011 इंटू 10⁻23, ठीक। 0.5 को आप 1/2 लिखोगे, ठीक। 2 से है इसे काटोगे तो 3 आ जाएगा, इसे काटोगे तब भी 1 बना जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए पूछा क्या है हमारे पास,
परमाणु कितने उपस्थित हैं, ये क्या निकला अणु। तो एक अणु में, एक H2O में कितने आपको परमाणु दिखाई दे रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का है, 3 है। तो 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें, कितना आ गया 0.9 इंटू 10⁻23, यानी कि इतने एटम प्रेजेंट हैं 11.2 लीटर H2O में। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से कोई और सवाल हमारे पास प्रेजेंट होंगे। जैसे क्वेश्चन है 5.85 ग्राम NaCl में कितने आयंस प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, ठीक। सबसे पहले आप मोल निकालिए, कुछ भी दिया जाए, कुछ भी पूछा जाए, आप मोल पर जाइए, क्योंकि अभी हमने एक ट्रायंगल बनाया था, उसमें मोल सेंटर में रखा है। सबसे पहले आप मोल निकालिए। कैसे निकालोगे मोल, मोल इज इक्वल टू, दूसरे तरीके से भी देखो, जैसे वेट है, वेट में आप मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे, क्या मिलेगा आपको, मोल मिल जाएगा। मोल में मल्टीप्लाई कीजिए Na का, तो आपको क्या मिल गए, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स मिल गए। अब अगर आयंस पूछे हैं तो नंबर ऑफ एटम्स की जगह पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ आयंस। तो ये वाला मेथड भी आप लगा सकते हो, इससे जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप नीट के लिए जिस अप्रोच से चल रहे हैं उसमें आपको टाइम सेव करना होता है। वेट कितना है 5.85, डिवाइड किससे करोगे आप, उसके मॉलिक्यूलर वेट से। कितना होगा NaCl का मॉलिक्यूलर वेट, Na का होता है 23 प्लस 35.5, ऐड करोगे आएगा आपका 58.5, इससे आप डिवाइड करोगे, कितनी बार कैंसिल होगा, 0.1, मोल आ गया। मोल में कितने का मल्टीप्लाई करोगे, Na का, Na की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23, ओवरऑल आएगा 6.022 इंटू 10⁻22। ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए हैं। अब नंबर ऑफ एटम्स आए हैं तो देखिए, सॉरी मॉलिक्यूल्स आए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, NaCl कितने प्रेजेंट है ये आ गया। अब NaCl में कितने आयन प्रेजेंट हैं, एक Na प्लस होता है और दूसरा Cl माइनस, यानी कि 2 आयन्स प्रेजेंट हैं। तो 2 का आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आयन्स आ जाएंगे आपके, टोटल आयन्स कितने आएंगे 440.12 इंटू 10⁻22 या 1.2044 इंटू 10⁻23। इतने आयंस प्रेजेंट होंगे कितने में, 5.85 ग्राम NaCl में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है निम्न में से किस में सर्वाधिक अणु उपस्थित होंगे, ठीक। ऑप्शन दे रहे हैं, पहला है 4 ग्राम H2, दूसरा ऑप्शन है 0.18 ग्राम H2O, तीसरा ऑप्शन है 1.7 ग्राम NH3, चौथा ऑप्शन है 0.16 ग्राम CH4। बताइए किस में सबसे ज़्यादा एटम प्रेजेंट होंगे
मॉलिक्यूल उपस्थित होंगे। मॉलिक्यूल किस में सबसे ज़्यादा होंगे? इन चारों में से बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन नीट में देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले मोल निकालना है। जिसका जितना मोल आया उसी के आधार पे आप उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हो। जितना मोल होगा उसमें आप मल्टीप्लाई कराओगे नंबर एवोगैड्रो नंबर्स का, तो आपका कैलकुलेट होके आता है अणु। यानी कि एक चीज़ सब में कॉमन होगी, मोल सब में होंगे। तो मोल जिसका जितना ज़्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल मोल निकालने हैं। सभी में आप मोल निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो, इसके लिए अगर मोल निकालना है, फर्स्ट के लिए हाइड्रोजन का वेट कितना है? 4। वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट लगाते हम लोग। वेट है 4 और H2 का कितना होता है? 2, क्योंकि 1 का 1 होता है, 2 का 2 होगा, 2 का 2 हो जाएगा, यानी कि 2 आ गए। इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2। ठीक, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.18। H2O का वेट कितना होता है? 18। कितना आ गया? 0.1, यानी कि इसमें मोल कितने आए? 0.1। इसमें कितना आएगा? वेट कितना दिया गया? 1.7। 1.7 इंटू वेट डिवाइड करेंगे। वेट कितना होता है? 17, आ गया 0.1। इसमें 0.16 अपॉन CH4 का 16 होता है, इसका भी आएगा 0.1। यानी कि आपको नंबर ऑफ मोल्स इन चारों में से किसका ज़्यादा मिला है? तो किसका है? H2 का, क्योंकि 2 है। तो यहाँ आंसर जो हुआ है वो कौन सा है? H2। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई है। ठीक, तो अब अगली क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे, जिसमें कुछ अच्छे प्रकार के न्यूमेरिकल होंगे जो नीट और IIT में अधिकांश पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसको क्लियर करके रखिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।